Welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to start electromagnetic waves. आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड टर्म की पढ़ाई चालू हमने कर दिए हैं और उसी का आज पहला चैप्टर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बेटा, अब जितने भी चैप्टर्स आएंगे कोई भी चैप्टर आपको बड़ा नहीं मिलेगा। 2 डेज 3 डेज मैक्सिमम 4 डेज के भीतर चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, लेकिन चैप्टर बहुत सारे हैं और जो कठिन पोर्शन था, जो पहला पार्ट था वो कठिन था, उसमें डेरिवेशन ही डेरिवेशन थे, जिसके कारण बच्चे कंफ्यूज भी होते थे और प्रॉब्लम भी फील करते थे। अब आज इसी में कड़ी में हमने पहला क्लास दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर ये जितने भी हैं वीडियो देखो, जिनको जो प्रॉब्लम्स है तो वो भी आप सॉल्व कर देंगे। साथ साथ आपके पास यदि कोई डाउट है तो वो भी आप भेजो, विदिन 24 आवर्स हम डाउट क्लियर करके देंगे। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नॉलेज की बात है, जहाँ तक बेटा ये बहुत हल्का चैप्टर्स है और यदि समझ में आ जाए तो, नहीं समझ पर ध्यान आते हैं तो जनरली जो पहले पैटर्न में था यही क्वेश्चन पूछेगा बार बार, यही क्वेश्चन पूछेगा बार बार। अब उन बातों पर भरोसा मत करो, अब आप डायरेक्ट अपना काम जैसे है एक एक पॉइंट को देखते चलो, क्योंकि सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन कर दे या एमसीक्यू कर दे। इस बार भी फिजिक्स के पेपर हुए जिसमें बहुत सारे बच्चे ने कहा ये कठिन है, कुछ ने कहा इजी था, लेकिन रियल में बेटा हमने जो पढ़ाए और हमने जो लेक्चर्स में एक एक पॉइंट लिख के दिए, अब यहाँ पर हर पॉइंट पर जिसको कंट्रोल था उनके पेपर अच्छे हो गए। लेकिन जो मेरी बात नहीं माने और बाजार में बिकने वाले सैंपल पेपर के पीछे भागने लगे, ये पेपर करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो बेटा कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसका टू द पॉइंट टोटल क्वेश्चन आ जाए। तो आपको चैप्टर को कंसेप्ट क्लियर करना है और चैप्टर का कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो एक एक पॉइंट एक क्वेश्चन के बराबर है। अब इसी कड़ी में हमने ये पहला क्लास दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब यहाँ पर देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पॉइंट लिखते हैं और हर पॉइंट ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्टेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा था, तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जैसे कि व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर, किसी वायर से करंट पास करते हैं, नीचे मैग्नेट पर रखने पर वायर का करंट ऐसे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट होते थे, तो मैग्नेट जो डिफ्लेक्ट होते थे जिसके कारण, जिसको हम कहते थे व्हेन अ मैग्नेटिक कंपास इज ब्रॉट क्लोज टू अ करंट कैरिंग वायर इट गेट्स डिफ्लेक्शन। दिस फेनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इट मीन्स करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ऑर्स्टेड ने सबसे पहले ये चीज बताया। तो इससे पहले मैग्नेट अलग पढ़ा जाता था, करंट अलग पढ़ा जाता था, सबका अलग अलग है। ये देखो, ये हमने यही चैप्टर अभी क्यों चूज किए हैं, अभी आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ चुके हो, अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हो, और ये सारे जो पढ़े हो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। यदि उन बातों को ध्यान रखोगे तो चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा और आपके आराम से समझ में भी आएंगे, और साथ साथ जैसे हैं जितने भी आप क्वेश्चन करोगे बनते जाएंगे। अब यहाँ पर देख लो, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंटली प्रेडिक्टेड दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। आप कहोगे सर इसी में क्या क्वेश्चन बन जाता, आपने अभी कहा एक एक पॉइंट है, तो हु प्रेडिक्टेड करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब किसने ऐसा कहा, ऑर्स्टेड। ये क्वेश्चन हमारा बन गया। उसी तरह से देखो नेक्स्ट टॉपिक्स, फैराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो बेटा, पहला पॉइंट था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से। फैराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट on electromagnetic induction found that a changing magnetic field produces an electric field। यदि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये आपने ये पढ़े थे ना बेटा, आपको E = dφ/dt।
जी E इक्वल टू माइनस d∅/dt जो पढ़े थे फैराडे सेकंड लॉ, उसी में d∅ फ्लक्स था, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वैल्यू क्या होता है ba cos थीटा। यदि b जी को आप चेंज करते हो तो आपके यहाँ पर करंट बनेगा, ईएमएफ बनेगा, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तभी तो चार्ज फ्लो करेंगे। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया था फैराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फाउंड दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन दिखा दिया था, फैराडे फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट क्या पता लगाया था, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट पहला changing magnetic field produces electric field, changing electric field produces magnetic field। इस तरह से आपको चॉइस बोथ, चॉइस नन, इस तरह से चॉइस भी बना देते हैं और क्वेश्चन भी बन जाते हैं। आया बेटा समझ में? जी हाँ, अब देखो बेटा ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी जो मोबाइल चलाते हो या जो भी देखते हो वायरलेस, या सारा सिस्टम इसी चैप्टर से रिलेटेड है। अब अभी आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड ईएमआई, इसलिए समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये तो उन्होंने बता दिया। अब पहला पॉइंट था इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सवेल स्टेटेड दैट magnetic field is not only produced by electric current but also by a time varying electric field। अब यहाँ पर और मैक्सवेल आ गए, ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और फिजिक्स को मैथमेटिकली सारा प्रूव करते थे। तो इन्होंने कहा मैग्नेटिक फील्ड केवल करंट कैरिंग वायर से ही प्रोड्यूस्ड नहीं होता है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस magnetic field। means Maxwell stated that magnetic field is not only produced by electric current but also by a time varying electric field। करने मतलब यदि इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उससे भी मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तीसरा पॉइंट हो गया। अब इस आधार पर मैक्सवेल ने क्या पता लगा लिया, तो मैक्सवेल देखो बेटा concluded his idea on the basis of his experiment। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये आइडिया दिया when he was finding magnetic field at a point outside and inside a capacitor। मान लो एक कैपेसिटर का प्लेट है, मान लो ये समझ लो, डायग्राम देख लो बेटा मेरा वीडियो, ये जी कैपेसिटर का प्लेट है, तो बीच प्लेट के बीच में भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहा और प्लेट के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहा। जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उनको ये थॉट आया when he was finding magnetic field at a point outside and inside a capacitor connected to a time varying current using Ampere circuital law। Ampere circuital law को यूज करके ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे दो कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में और कैपेसिटर के प्लेट के बाहर। अब यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ एक जगह सही रिजल्ट देता था और दूसरी जगह गलत रिजल्ट देता था। तब इन्होंने सोचा जरूर इस लॉ में कोई न कोई गलती है। अब देखो बेटा जैसे आप जानते हो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला जानते हो। जी अब इसको यदि आप न्यूमेरिकल में लगाते हो, अब कुछ न्यूमेरिकल पर लगाने पर रिजल्ट सही आ जाएगा, आंसर सही, और कुछ पर लगाने पर आंसर गलत आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस फॉर्मूले में कोई गलती है? फॉर्मूला तो भाई सब पर एक जैसा लगना चाहिए। उसी तरह से जी इन्होंने एम्पियर सर्कुलर लॉ के मदद से कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहा, साथ साथ प्लेट के बाहर आउटसाइड द कैपेसिटर। तो देखा गया जी एक बार तो रिजल्ट 0 आ जाता है, एक बार पूरे रिजल्ट आ जाते हैं। इसका मतलब इस लॉ में कहीं न कहीं गलती है। अब इसी आधार पर उन्होंने पांचवा पॉइंट दिया, मैक्सवेल फाउंड दैट रिजल्ट ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ वर नॉट कंसिस्टेंट। माने इस लॉ को लगाने पर हर बार रिजल्ट सही नहीं आता है, इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं गलती है। और मैक्सवेल पॉइंटेड आउट, पॉइंट नंबर 6, दैट एम्पियर सर्कुलर लॉ बिकम्स कंसिस्टेंट only if
along with conduction current, there is an additional current called by him displacement current. कहा ये लॉ तभी प्रूफ होगा, सही होता है, यदि हम एक कंडक्शन करंट किसको कहते हैं बेटा, जो कंडक्ट करता है वायर के द्वारा, और एक होता है करंट जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, वायर के द्वारा कंडक्ट नहीं होते हैं। दो प्लेट है कैपेसिटर के, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनता है ना जी। अब इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होते हैं, यहाँ तो कोई कंडक्शन करंट नहीं है, यहाँ तो कोई वायर जुड़ा हुआ नहीं है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके कारण जो करंट बनते हैं। यदि ये थॉट हम लगा देते हैं तो एम्पियर सर्किट लॉ हर बार सही रिजल्ट देता है। इस आधार पर उन्होंने इस लॉ को बदला, मैक्सवेल, और अपना लॉ दिया जिसको कहते हैं आगे चल के मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ। अब देखो बेटा, इसी आधार पर देख लो, ये सारे लॉ पढ़े तो हमने क्या बताया, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे वो। और उन्होंने क्या किया, 7th point, Maxwell formulated a set of equations involving electric and magnetic fields and their source, the charge and current. माने इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स चार्ज हो सकता है, करंट हो सकता है, इसके आधार पर कुछ इक्वेशन उन्होंने फॉर्मुलेट किए। अब कहोगे सर इस तरह का कौन सा इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दिए, तो अभी देख लो, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो अमन? नहीं। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, अब बताओ, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में ऐसा नहीं है जो केवल न्यूज ही रहता है, कहानी भी रहते हैं, जी। कभी कभी सैटरडे संडे को कविता, पोएम्स, कविता भी रहता है। अब आपने क्या किया, जो आज के जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा, इसमें से कुछ कविता मिल गए तो आपने नोट कर लिया, कविता के राइटर का भी नाम लिखा, फिर ऐसे ही करके 2-4 10 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने के बाद मान लो 10-15 कविताएं मिल गई आपको। तो देखो बेटा, पोएम्स या कविता लिखा तो किसी और ने, आपने क्या काम किया, कलेक्शन किया, जी। और आप उसको बुक के रूप में पब्लिश कर दिए, और नीचे अपना नाम लिख दिए, संग्रहकर्ता अमन। आए बात समझ में? तो, जी। तो वो किताब किसके नाम पर जाएगा, आपके नाम पर हो मेरे। जाएगा। ऐसे जी। ही देखो, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कई सारे लॉ थे, जैसे गॉसेस लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ और लॉरेंज फोर्स लॉ। इन सारे लॉ को इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करके, प्रूव तो था ही, इनको कलेक्ट करके, डेवलप करके इन्होंने एक सेट ऑफ इक्वेशन बना दिया, और ये सेट ऑफ इक्वेशन 5-7 इक्वेशन जैसे बन गए। इस इक्वेशन के आधार पर इन्होंने कहा जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, सभी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो सेट ऑफ इक्वेशन बनाया किसने, सबने तो अपना अलग अलग इक्वेशन छाप के चला गया बना के, उन सभी इक्वेशन को एक जगह कलेक्शन किया, उसमें डेवलप किया और लिख दिया, अपना नाम मैक्सवेल्स इक्वेशंस। आगे बात समझ में आती, इक्वेशन किसका कहलाया, मैक्सवेल्स का। अब देखो, मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड a set of equations involving electric and magnetic fields and their source, charge and current. अब इसके आधार पर ये हो गया, these equations are known as मैक्सवेल्स इक्वेशन। देखो, इक्वेशन था किसी और का, नाम इनका आ गया क्योंकि इन्होंने उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया। These equations along with Lorentz force formula explain mathematically all the basic laws of electromagnetism. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी बेसिक लॉज थे, सभी को इन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया। ऐसे नहीं कि छाप दिया तो इनका नाम हो गया, इन्होंने अपने लॉ को दिखा, उन लॉ को एक्सप्लेन किया और कह दिया कि भाई यही 5 लॉज हैं जो बेसिक है, इसी के आधार पर जितने भी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फेनोमेना होगा, सभी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। आया बेटा बात समझ में? जी। अब पॉइंट नंबर 8, मैक्सवेल थ्रू हिज इक्वेशंस, अपने इक्वेशन के साथ
came out with a most important prediction, और साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की। क्या? द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हमारे स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इससे पहले किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। क्या भविष्यवाणी किया इन्होंने? प्रेडिक्शन दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैक्सवेल थ्रू हिज इक्वेशंस came out with a most important prediction that existence of electromagnetic, यहाँ कर्सर देखो, magnetic waves which can propagate, इन्होंने क्या कहा? which can propagate in space with a speed very close to a speed of light। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है लाइट के बहुत पास में इसका स्पीड होता है, नियर अबाउट लाइट के स्पीड के बराबर है। ये स्पेस में भी मूव कर सकता है, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। अब स्पीड ऑफ लाइट का वैल्यू कितना है भाई? देख लो, 3 × 10⁸, याद रखना, न्यूमेरिकल इसी के आधार पर बनते हैं। दिस लेड, इससे क्या उनको पता चल गया, क्या कंक्लूड निकाल? दिस लेड मैक्सवेल टू कंक्लूड, इससे उन्होंने इस रिजल्ट पर पहुंचा दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां पर देख लो बेटा, यहाँ समस्या क्या थी? इससे बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई। कहोगे बहुत बड़ी समस्या क्या सॉल्व हो गए? तो देखो, इससे पहले आप लाइट की थ्योरी जब पढ़ोगे तो उसमें न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, वो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद आ गया था हाइजेंस वेव नेचर, वेव थ्योरी, वो एक्सप्लेन करता था वेव नेचर ऑफ लाइट की। लेकिन हाइजन के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि भाई जब वेव बनते हैं, उस समय तक लोगों के पास ये नॉलेज था, जब पानी में पत्थर फेंकते हैं तो एक वेव बनता है बेटा, इसी तरह से स्पेस में भी वेव बनना चाहिए। और यदि वे वेव बनते हैं तो भाई उसके लिए मीडियम चाहिए। हाइजेंस मीडियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। उन्होंने जो मीडियम बताया वो हाइपोथेटिकल था, दैट इज इमेजिनरी, जो एग्जिस्ट नहीं करते जी, थे, जिसके आधार पर कुछ लोग हाइजेंस थ्योरी को, वेव थ्योरी को सपोर्ट करते थे, कुछ विरोध करते थे। लेकिन जब मैक्सवेल ने दिखा दिया लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपके चलते हैं। किसके आधार पर? तो हमारे स्पेस में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, स्टार का मैग्नेटिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? बड़ा मैग्नेटिज्म में पढ़ाए थे, अर्थ के ऊपर भी आयनोस्फीयर है। अब ये अर्थ के रोटेशन से फ्रिक्शन होता है, जहां चार्ज बनते हैं, फिर करंट बनता है, उससे मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। कहने का मतलब हमारे चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है जो इनविजिबल है, इलेक्ट्रिक जी, फील्ड भी मौजूद है, वो भी इनविजिबल है। इन दोनों की मदद से एक वेव बनता है। अब यहाँ पर देख लो, मैंने फिंगर बता दिया, 90 डिग्री पर तीनों फिंगर है। अब जी, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, और इसको हमने अपनी तरफ टुवर्ड रीडर जेड माना। इन्होंने कहा यदि जेड के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड बदलते हैं और वाई के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, एक नया सा वेव बनता है। ये नया सा वेव जो बनता है उसी को उन्होंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों पड़ा पता है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर जो वेव बनते हैं उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आए बेटा समझ में? जी, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके बाद इन्होंने तो ये सारा का सारा मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर दिया, इसी आधार पर प्रेडिक्शन भी कर दिए। ये 1866 के अराउंड के बात है। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद देख लो, यहीं से चलते हैं रेडियो, इन 1885, यहाँ कर्सर देखना है, इन पॉइंट नंबर 9, ये सब टीचर नहीं बताएंगे, सारा क्वेश्चन बनता है। इन 1885 हर्ज experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves। इन्होंने जो मैथमेटिकल थ्योरी दिया था, इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है।
एग्जिस्ट करता है। उससे पहले लोग कहता है ये भी थ्योरी है। मैथ में जैसे कहते हैं ना, कई बच्चे कहते हैं सर मान लो, क्यों मान ले भाई? इमेजिनेशन करते हैं कि नहीं करते हैं? जी तो भाई मैथमेटिकली है इसका है, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। अब कहोगे सर ये ईएम वेव प्रोड्यूस करने गए थे? नहीं, ये जो हमारा बाइक में या स्कूटर में स्पार्क प्लग होता है ना, उसमें ये स्पार्किंग करा रहे थे, तो ऐसा वेव बन गया। तो फिर इन्हें पता कैसे लगा कि ये वेव है? और ये वेव है तो आगे चल के घंटी बजने लगी। अच्छा तो इससे पता चल डिटेक्शन भी कर लिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस भी कर दिया और डिटेक्शन भी कर दिया, सॉरी डिटेक्शन भी कर दिया। इससे ये हो गया कि भाई ये वेव बनता है। अब इसके 10 साल के बाद देखो यहाँ पर लिखा है, जो मैं अभी बता देता हूं। इसके कुछ दिनों के बाद हमारे देश के फेमस साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस, नाम सुने हो बेटा? जी जेसी बोस कहते हैं। उन्होंने इस वेव के आधार पर रेडियो कम्युनिकेशन चालू कर दिया। एक रूम से दूसरे रूम वायरलेस के द्वारा बात कर सकते हैं। लेकिन आप सिंपल समझो, दैट टाइम आवर कंट्री वाज स्लेव। उस समय हम लोग स्लेव थे, गुलाम थे अंग्रेजों के। जी तो अंग्रेज को ये बात अच्छा नहीं लगा। कहोगे क्यों नहीं अच्छा लगा? कोई इंडियन यदि इतना बड़ा बन जाएगा तो कल इंडियन की उनकी बातों पर जनता हमारे विरोध भी कर सकते हैं। कल का वो कहेगा कि भाई अंग्रेजों को भगाओ, ये देश हमारा है। जी जो इतने बड़े साइंटिस्ट की पोस्टिंग है, तो फौरन इनके सपोर्ट में लोग आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने उस उनका जो एक्सपेरिमेंट था उसको दबा दिए और क्या लिख दिए, इट इज कन्फाइंड टू लैब। केवल ये लैब तक प्रूफ हुआ है। लेकिन उसी समय इटली के मार्कोनी नामक साइंटिस्ट भी इसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अब अंग्रेजों वाला ये एक्सपेरिमेंट था, ये उनको हाथ लग गया। अब ये उनके हाथ लग गया तो उन्होंने थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दिया। मार्कोनी यूज दीज वेव्स in establishing a communication between two locations at a distance of 50 kilometer। 50 किलोमीटर दूर से एक दूसरे से बातचीत कर लिए, जैसे मोबाइल से आजकल करते हो ना। जी विदाउट यूजिंग वायर्स बिटवीन द टू लोकेशन। दो स्टेशन के बीच में बिना वायर का इन्होंने बातचीत कर लिया वायरलेस से। दिस लेड, इससे क्या हो गया, दिस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। और यहां से वायरलेस कम्युनिकेशन का डिस्कवरी हो गया। एंड मार्कोनी वाज कंसिडर्ड एज, और आज के डेट में मार्कोनी वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ये पोस्ट मिलना चाहिए मेरे हिसाब से जगदीश चंद्र बोस को, क्योंकि उसके बाद इन्होंने किया। भाई रिजल्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, जी जैसे आजकल हमारे मिसाइल मैन किसको कहते हैं बताओ? अब्दुल कलाम। हाँ, एपीजे अब्दुल कलाम को। अभी देखते हो बड़ा बड़ा अग्नि मिसाइल, ये मिसाइल चलाते हैं। जी लेकिन जिस समय उन्होंने शुरुआत किए थे मिसाइल की, तो मिसाइल जो बनाए थे उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो साइकिल पर लोड करके ले गए थे। जी दो आदमी हैंडल पकड़ लिए, एक आदमी सीट पर उसको रखे, समझे ना? इस तरह से ले गए थे। और केरला उस एरिया में चारों तरफ कोकोनट के पेड़ था, उसके बीच से ले गए थम्बा स्टेशन से, वहां से उन्होंने रॉकेट फायर किए। इसका जी मतलब शुरुआत तो उन्होंने की है ना। आज हम अग्नि बना लें, कोई बना लें, लेकिन मिसाइल मैन के नाम से तो उन्हीं को हम इज्जत करेंगे ना। जी इसी तरह से हमारे नजर में तो भाई मिलना चाहिए जेसी बोस को, लेकिन एज ए इंडियन उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। अब बताओ, बायो पढ़ते हो, बायो में भी आपने पढ़ा होगा, पढ़े हो जगदीश चंद्र बोस के बारे में, या भी नहीं पढ़े हो? भी तो नहीं पड़ा।
अभी नहीं पढ़े हो तो फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वहां मिल जाएंगे। इन्होंने क्रिस्कोग्राफ नामक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जिसके आधार पर इन्होंने कहा था जैसे हम लोग पॉइजन कोई जीव जंतु ले लेते हैं और छटपटा के मरते हैं, उसी तरह से हम पौधों में डालते हैं तो पौधे भी छटपटाते हैं और मरते हैं। इसको इन्होंने अपना एपरेटस बनाया, जिस एपरेटस के आधार पर इन्होंने रॉयल सोसाइटी, उस समय वर्ल्ड का नंबर 1 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन, आज भी है नंबर 1 में, रॉयल सोसाइटी कहा जाता था। उसका सदस्य होना ही बहुत बड़ी गर्व की बात है। जी, तो उन जगह पर इन्हें बुलाया गया और कहा गया कि आप अपना एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। वहां भी अंग्रेजों को इनकी जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये मेरा स्लेव कंट्री का साइंटिस्ट है। आया बात दिमाग के भेदभाव। जी, उन्होंने पॉइजन के बदले कुछ ऐसा सामान दे दिया, पाउडर, जिसमें कोई पॉइजन है ही नहीं। जी, वर्ल्ड के सारे साइंटिस्ट बैठे थे, जब देखा पॉइजन डालने से कुछ नहीं हुआ, तो लोगों ने कहा भाई ये इंडियन ठगने वाला है, यू इंडियन फूल का नारा लग गया। जी, फिर उन्होंने क्या किया, वो बोतल में जो रखा हुआ था पॉइजन, उसको पी गए वहीं पर स्टेज पर ही। सन्नाटा छा गया। कौन सा पॉइजन था? कहा गया था ये पोटासियम साइनाइड है, केसियन, वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पॉइजन। और वो खाने के बाद ही मुस्कुरा रहे थे। तो शुरू में तो इंडियन फूल कहा, लेकिन जब खाए तब उन्होंने कहा कि मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने पॉइजन दिया ही नहीं। यदि इसमें पॉइजन 0.1% भी रहता, 0.001% भी रहता, तब भी हमारा अपरेटस रिकॉर्ड कर लेता। जी, तब सारे नारे लग गए, सेम इंडियन सेम इंडियन। तो बेटा इसी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन का रियल में हम लोग तो जेसी बोस को मानते हैं, लेकिन हमारे मानने से क्या होगा? वर्ल्ड के रिकॉर्ड में तो आ गया मार्कोनी, और मार्कोनी को इसलिए फादर ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन कहते हैं। इटली के थे ये। आए बात समझ में? जी, अब देखो, अब आपको हम बताए थे अभी, एम्पियर सर्कुलर लॉ कभी फेल करते हैं, कभी काम करते थे, कभी काम नहीं करते थे। अब इसी चीज को कैसे उन्होंने दिखाया, तो अभी तो थ्योरेटिकली हम बता दिए थे, अब एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू, अभी आप पढ़े हो, कर्सर देखा, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, line integral of magnetic field B along any closed loop C is equal to mu times the total current threading the closed path. कहने का मतलब इक्वल टू म्यू टाइम्स द टोटल करंट दिस। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बी हो गया, और इसके चारों तरफ मान लो इंटीग्रेशन का क्लोज है, ये हम घुमाते हैं मैग्नेटिक फील्ड पर, लेंथ पर चलते हैं, तो बी डी एल जो होगा वो म्यू नॉट, जो स्पेस का मीडियम है उसका म्यू नॉट, और उस वायर से जो करंट पास करते हैं उसके बराबर। ये पढ़ चुके हो बेटा आप जी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अब यहाँ पर देखो, ये एम्पियर सर्कुलर लॉ था। इन मैक्सवेल इन 1864 argued that relation 1 is logically inconsistent. इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? कभी प्रूव कर देता है, सही रिजल्ट देता है, कभी सही रिजल्ट नहीं देता है। जैसे भाई आजकल क्रिकेट में भी रहता है ना एक कंसिस्टेंट, जो बराबर 50-60 बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट बैट्समैन। और एक होता है कभी 100 बना दिया, कभी 0 पर चला गया, उसको इनकंसिस्टेंट कहते हैं। कहने मतलब रिजल्ट कभी सही देता है, कभी सही नहीं देता है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट आज समझना जरूरी है, देख लो। ये हमारे कैपेसिटर्स प्लेट है, देख लो एरो हमने लगा रखा है, ये और ये कैपेसिटर प्लेट है। आगे बात समझ में बेटा? जी, इस प्लेट को हमने वायर के द्वारा यहाँ बैटरी से जोड़े हैं, और यहाँ स्विच लगा हुआ है, और इस प्लेट को इधर से जोड़ दिए। अब जैसे ही प्लेट बैटरी से जोड़ेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनो, फिर पढ़ा हुआ लिखना। यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा,
चार्ज फ्लो करके या इस प्लेट पर जाएगा, जी और प्लेट के बीच में तो जगह खाली है, ब्रेकिंग है, तो इसलिए प्लेट, इस प्लेट से चार्ज तो इस पर जाएगा नहीं। उसी तरह से माइनस चार्ज इधर आके जमा हो जाएगा। आ गया बात समझ में? यहां तक? जी अब बैटरी से देखो, ये जो चार्ज यहां से फ्लो हुआ, तो फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज को बेटा हम करंट कहते हैं ना। जी इस वायर से करंट फ्लो कर रहा था। आपने मैग्नेटिक फील्ड में क्या पढ़ा? जैसे ये वायर है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। जी तो इस प्लेट के बाहर में, इस प्लेट के बाहर में इन्होंने एक सर्कल कंसीडर कर लिया, वर्टिकल सर्कल। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है। जी इस मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने निकाला। उसी आधार से दोनों प्लेट के बीच में एक और सर्कल हमने कंसीडर किया, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अब यहाँ भी निकालते हैं। तो ये पहला डायग्राम था। अब दूसरे डायग्राम में देखो, जब करंट फ्लो कर रहा था तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकल गया इस प्लेट तक, और ये प्लेट है आई करंट की। तो देखो यहाँ पर अब क्या रिजल्ट आता है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर being charged by a battery as shown in figure A. As charging continues, a current I flows through the connecting wire, which of course changes with time. एक ही बार तो चार्ज नहीं फ्लो करेगा, धीरे धीरे फ्लो होगा। This current produces a magnetic field around the capacitor. Let two planar let two planar loops C1 and C2. C1 is just left of the capacitor and C2 is in between plates. C2 दोनों प्लेट के बीच में है, of the capacitor with their plane parallel to the plates. अब आपने यहाँ डायग्राम दिखाए थे आपको, यहाँ पर C1 कैपेसिटर के बाहर है और C2 इसके बीच में है। अब यहाँ पर दे नाउ करंट I flows across the area bounded by C1 because connecting wire passes through it. Hence according to ampere circle, जब वायर के बाहर वाले के लिए बताता हूं, ये हमने किसका लिखा? पहले बाहर वाले प्लेट के लिए C1 सर्कल जो हमने ऐसे बना लिए थे, इसके लिए BDL इक्वल टू, वहां पर वायर में आई करंट था तो म्यू नॉट आई हो गया। अब यहां पर देख लो, BDL इक्वल टू म्यू नॉट आई एम्पियर सर्किट लॉ से। बट एरिया बाउंडेड बाय C2 लाइज इन द रीजन्स बिटवीन द प्लेट्स। सो देखो भाई, दो प्लेट के बीच में ये सर्कल हमने बनाया, जिसको इससे कोई कंडक्शन नहीं हो रहा है, कोई टच नहीं है, यहाँ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस आधार पर यहाँ जो हमने करंट BDL निकाला, BDL इक्वल टू म्यू नॉट तो रहेगा आई की जगह पर 0, इसलिए ये रिजल्ट क्या हो गया? 0। आए बेटा समझ में? दोनों प्लेट के बीच में तो करंट नहीं ना है। जी करंट जब नहीं है तो आई की वैल्यू हम यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, तो म्यू नॉट इंटू 0 दैट इज 0। यहाँ उसको हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं किए, 2-4 स्टेप बढ़ जाता है, ये CBSE के पैटर्न के हिसाब से लिखा हुआ है। आ गया बेटा समझ में? यहाँ तक? जी अब यहाँ पर BDL 0 हो रहा है, ऊपर में BDL म्यू नॉट आई के बराबर। इमेजिन लूप C1 एंड C2 बी इनफिनिटेसिमली क्लोज टू ईच अदर। मान लो C1 C2 बहुत पास है, ऐसा फिगर बी। देन अब फिगर बी में देखो, मान लो यहाँ पर फिगर बी है, मान लो यहाँ पर ये हमारा C1 है और इस प्लेट था यहाँ पर C2 है, बहुत पास में है। तो इस हिसाब से यदि हम ऐसे कंसीडर करते, एक टिफिन ले लो जो इस तरह से, जो टिफिन किसी को टच नहीं करता है प्लेट को, ये कैपेसिटर का प्लेट है, इस तरह से आपने ढक दिया एक टिफिन लेके। जी तो टिफिन का माउथ तो यहाँ पर है, लेकिन बैक पोर्शन दोनों प्लेट के बीच में है। ये मान लो C2 है, ये C1 है। तो इस कंडीशन में हमें क्या पता चलता है? Then we must have BDL equal to
VDL-C2, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। भाई इधर से निकालो करंट पास करके, चाहे इधर से निकालो माउथ पर, जब जगह यही है, सेम जगह है, तो इस तरफ से निकालते हैं तो 0 हो जाता है, इस तरफ से निकालते हैं तो म्यू नॉट I के बराबर होता है। आया बात समझ में? जी, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन दिस रिजल्ट इज इनकंसिस्टेंट विथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड से, क्योंकि सेकंड में तो रिजल्ट आ गया था, थर्ड में 0 आ गया था। हेंस एम्पियर सर्किट लॉ इज इनकंसिस्टेंट। इस आधार पर उन्होंने बताया एम्पियर सर्किट लॉ जो है इनकंसिस्टेंट है, गलत है, ये ठीक नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा। जैसे भाई हम ही लोग सैटेलाइट भेजते हैं, सैटेलाइट में जी, रॉकेट के द्वारा भेजते हैं, कभी कभी रॉकेट फेल कर जाता है तो गिर जाता है नहीं इंडियन ओशन में, जी, इसका मतलब उसमें कोई न कोई गलती रह गई, उस गलतियों को हम सुधारते हैं, फिर नेक्स्ट जी, टाइम उसको भेजते हैं। इसी तरह से इन्होंने दिखाया है भाई एम्पियर सर्किट लॉ में इसी जगह पर हम इस तरफ से देखो, इस तरफ से जाते हैं तो करंट निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड निकल जाता है, और इस तरफ से निकालते हैं तो इधर तो करंट है नहीं तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलता है। इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं गलती है। अब उस गलती को उन्होंने कैसे सुधारा देखो, मैक्सवेल्स मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। इन्होंने क्या डेवलप किया, इन्होंने एक देख लो, मैक्सवेल आर्ग्यूड दैट द inconsistency of ampere circuit law must be due to something missing। ये लॉ गलत हो रहा है, बार एक बार सही एक बार गलत, इसका मतलब जरूर इसमें कुछ ऐसी पॉइंट है जो छूट गया है। He pointed out that missing term is displacement current, और उन्होंने कहा मिसिंग टर्म क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में चर्चा नहीं है, और उस समय तक लोग कोई डिस्प्लेसमेंट करंट जानते नहीं थे। आया बेटा समझ में? जी, तो कोई नाम भी नहीं, तो उन्होंने जो मिसिंग करंट बताया उस करंट का नाम रखा डिस्प्लेसमेंट, व्हिच इज रिलेटेड विथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार चेंज करता है, इससे इसका रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम से देखो यहाँ अभी 0 चार्ज है, अब इसमें करंट आ गया, चार्ज जमा इधर भी होगा, चार्ज जमा है, जैसे जैसे चार्ज जमा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी धीरे धीरे बढ़ेगा, कर मतलब चेंजिंग जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये करंट है। अब कहोगे कैसे, तब आप देखो, मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ, उन्होंने एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाई किया इन ऑर्डर टू मेक एम्पियर सर्किट लॉ लॉजिकली कंसिस्टेंट, जो हर बार रिजल्ट सेम दे। ही स्टेटेड एम्पियर सर्किट लॉ टू फॉर्म, इन्होंने कहा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BDL, ये जो है हमारे पास इक्वल टू म्यू नॉट I है, और साथ साथ इन्होंने म्यू नॉट ID भी लिखा। आया बेटा समझ में? अभी जी, एम्पियर सर्किट लॉ से ये BDL इक्वल टू म्यू नॉट I लिखते थे, और इन्होंने कहा म्यू नॉट I ही नहीं बल्कि म्यू नॉट ID भी होगा। जी, म्यू नॉट I तो यही है जो कंडक्शन करंट है, और उन्होंने जो करंट नाम दिया उस करंट का लिखा म्यू नॉट, देखो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, चेंज इन माय इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, ये उन्होंने आईडी करंट का लिखा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, फाई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आगे बेटा समझ में? अब इसमें से जी, म्यू नॉट कॉमन ले लिया तो उन्होंने लिखा यहाँ पर दिस इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये जब रिजल्ट उन्होंने डेवलप कर दिया, तब इस पर जो उन्होंने निकाला, चाहे इधर से निकाले इधर से निकाले, हर बार रिजल्ट सेम आने लगा। दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, इसको क्या कहते हैं, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। I को कंडक्शन करंट, ID को हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं।
अब देखो बेटा, अब जब डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया तो थोड़ा इसके बारे में भी देख ही लो। डिस्प्लेसमेंट करंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट which comes into play in the region in which electric field is and electric flux is changing with time. डिस्प्लेसमेंट करंट उस जगह प्रोड्यूस होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ बदलते रहते हैं। Displacement current is that current which comes into play in the region in which electric field and electric flux is changing with time. जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स टाइम के साथ बदलते हैं। दिस इज गिवन बाय, यहाँ पर id इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अब नया करंट सीख लिया बेटा, बोलो। जी। अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो हो गया आपको कि सर फॉर्मूला बना कैसे, तो वो देख लो। एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, if at the given instant of time q is the charge on the plates of the capacitor, मान लो किसी भी समय q is the charge on plate of capacitor and a is the area of plate of capacitor, then magnitude of electric field between the plate is given by, आप ये पढ़े हो ना, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए। ये पढ़े हो, याद है कि बताऊं? जी यार। हाँ भाई, E के जगह पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिखते थे। जी। तो अब क्यू तो ऊपर में है ही, आप 4πr² को एक जगह करके एरिया बना दिया, एप्सिलॉन नॉट के किनारे कर दिया। E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है दोनों के बीच में। दिस फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ प्लेट, ये प्लेट है, ये फील्ड इसके 90 डिग्री पर बाहर निकलते हैं। अब इसका आधार पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस C2 लाइंग बिटवीन द प्लेट, जो बीच में C2 सर्कल हमने कंसीडर किया था दोनों प्लेट के बीच में, फ्लक्स कितना जाएगा, फाई इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू ई ए, जानते हो ना डॉट प्रोडक्ट। जी। अब यहाँ पर ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर कॉस 0 क्यों लिए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और इसका एरिया वेक्टर याद करो बेटा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया। ये एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, ई ए कॉस 0 डिग्री ई ए इंटू 1, तो फ्लक्स इक्वल टू ई ए निकल गया। अब फ्लक्स के जगह पर ई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए और ए कट गया, तो फ्लक्स कितना निकल गया बेटा, देख लो, Q upon epsilon naught. If dq by dt is the rate of change of charge with time on the plate of capacitor, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं d phi e upon dt और d upon dt q upon epsilon naught, epsilon naught बाहर चला गया, dq by dt ये निकल गया। अब इसी में देख लो, अब यहाँ पर dq by dt निकालते हैं तो ये epsilon naught इसके साथ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जी। तो dq by dt इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d phi e अपॉन dt। इसी dq by dt को हम क्या कहते हैं, करंट थ्रू सरफेस C2 कॉरस्पॉन्डिंग टू चार्ज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये करंट बना, जिसको हम ID कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। इस तरह से बेटा इसका डेरिवेशन भी हो गया आपका। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इसमें देखो बेटा, एक एक पॉइंट हमने आपको समझाए हैं, एक एक पॉइंट आपको लिखना है और इसी आधार पर आपको आगे की तैयारी करना है। अब यहाँ पर बच्चे जी। पेपर के दिनों में फिर सैंपल पेपर आ गया, सर ये करना है, ये करना है, ये करना है। भाई सैंपल पेपर होता है, पहले आप ओरिजिनल अपने नोटबुक तैयार करो, नोटबुक तैयार करोगे तो सैंपल पेपर को प्रैक्टिस के रूप में यूज करो। लेकिन बच्चे क्या किए, अपना नोटबुक छोड़ दिए, सैंपल पेपर के क्वेश्चन रटने लगे, यही पेपर में आएगा, आया नहीं। भाई पूरा किताब पढ़ के 2-4 सवाल से क्या होता है, यहाँ उतने क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आपके? जी। बेटा आप देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, और जो हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनको डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो, रिप्लाई कर देंगे, डाउट भी लिख सकते हो,
रिप्लाई कर देंगे। जरूरत पड़े तो फोन कॉल करके भी कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे, सही लगे, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।